हेलो दोस्तों, आज हम आपको 12th क्लास सब्जेक्ट ज्योग्राफी और चैप्टर का नाम है जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन पार्ट फर्स्ट के बारे में बताएंगे, जिसमें हमने 8 टॉपिक या क्वेश्चंस लिए हैं। तो आइए दोस्तों समझते हुए चलते हैं इस लेसन को। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने, जनगणना। क्या है जनगणना? तो जनगणना वह पद्धति है जिसके अनुसार एक क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की आयु का, उनकी संख्या का, उनके व्यवसाय का, उनकी शैक्षिक स्थिति आदि पहलुओं का जो पता लगाया जाता है उसे ही हम जनगणना के नाम से जानते हैं। भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई, परंतु शुद्धतम जनगणना 1881 में हुई। तब से लेकर आज तक हर 10 साल बाद जनगणना होती रही है, जैसे पिछली बार 2011 में भारत की जनगणना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, क्या है जनसंख्या वितरण या भारत में जनसंख्या वितरण का स्वरूप कैसा है? तो भारत में जनसंख्या वितरण का स्वरूप अलग अलग तरह का बना हुआ है। कुछ जगह जनसंख्या का वितरण का स्वरूप अधिक है तो कुछ क्षेत्रों में कम है, जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों में देश की कुल जनसंख्या का 76% हिस्सा रहता है, जबकि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में देश की जनसंख्या का बहुत ही सीमित रूप देखने को मिलता है। तो दोस्तों, जनसंख्या वितरण का स्वरूप देश के अलग अलग भागों में असमान रूप से बटा हुआ है, जिसमें अलग अलग कारकों का रोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंख्या वितरण या जनसंख्या घनत्व क्या है? तो जनसंख्या वितरण या जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? तो सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ना चाहेंगे कि आखिरकार देश के अलग अलग हिस्सों में जनसंख्या वितरण असमान क्यों है। तो उसके पीछे आर्थिक कारक, रोजगार साधनों का जनसंख्या के स्वरूप में एक बड़ा रोल होता है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में जनसंख्या अत्यधिक क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आर्थिक कारक है। मैदानी भागों में जनसंख्या अधिक क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कृषि से लेकर उद्योग जैसी आर्थिक गतिविधियाँ उच्च रूप में देखी जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों जलवायु कारक, जलवायु का समान होना, जलवायु का उचित होना भी जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करता है। इसके अलावा सामाजिक सांस्कृतिक कारक, हम आमतौर पर सामाजिक सांस्कृतिक कारकों के अनुरूप भी एक क्षेत्र विशेष में बसते हैं। इसके अलावा परिवहन और संचार सुविधाएं, नगरीकरण, औद्योगिकरण, ये सब कुछ ऐसी गतिविधियां हैं जो जनसंख्या वितरण या जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को ही हम जनसंख्या घनत्व के नाम से जानते हैं। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। देश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है, जहां 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है, जबकि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व दिल्ली NCR का है, जहां 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहते हैं, जबकि बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व 1102, पश्चिम बंगाल का 1029 और उत्तर प्रदेश का 829 प्रति वर्ग व्यक्ति किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने कि जनसंख्या वृद्धि के कितने घटक हैं या जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कितने घटक हैं? तो जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले 2 घटक हैं। पहला घटक है प्राकृतिक घटक और दूसरा है अभिप्रेरित घटक। प्राकृतिक घटक के अंतर्गत जन्म दर और मृत्यु दर को शामिल करते हैं। जन्म दर, एक साल में 1000 लोगों पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या को हम जन्म दर के नाम से जानते हैं, जबकि मृत्यु दर, एक साल में 1000 लोगों पर मरने वाले लोगों की संख्या को हम मृत्यु दर का नाम देते हैं। जबकि अभिप्रेरित घटकों के अंतर्गत प्रवास वह प्रक्रिया जिसके अनुसार व्यक्ति एक क्षेत्र विशेष को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक क्षेत्र विशेष की जनसंख्या के स्वरूप पर फर्क पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है कि जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय भिन्नताओं का स्वरूप कैसा है? जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय भिन्नताएं अलग अलग रूप में है। निम्न वृद्धि दर वाले राज्यों में जहां 20% से कम 10 की वृद्धि है, जिनमें केरला 9.5 सबसे कम है, जबकि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पुदुचेरी जैसे, गोवा जैसे राज्यों में 20% से कम 10 की वृद्धि देखने को मिली। जबकि अधिक वृद्धि दर वाले राज्यों में जहाँ 20% से अधिक 10 की वृद्धि है, उनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान आदि राज्य मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि की कितनी अवस्थाएं हैं?
तो जनसंख्या वृद्धि दो समय बिंदुओं के बीच जनसंख्या में होने वाली वृद्धि को ही हम जनसंख्या वृद्धि के नाम से जानते हैं। भारत में जनसंख्या वृद्धि की 4 अवस्थाएं मानी जाती हैं। 1901 से 1920, 1921 से 1950, 1951 से 1980, 1981 से वर्तमान। 1901 से 1920 यह वह काल है जब जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही बराबर बने हुए थे, या हम कह सकते हैं दोनों ही अधिक थे, जिसका परिणाम स्थिर वृद्धि या रुद्र अवस्था के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट 1921 से 1950 धीमी वृद्धि की अवस्था। यह वह काल है जब हमने महामारियों पर कंट्रोल किया। इसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हुआ, शिक्षा सुविधाओं का विस्तार हुआ। इन सब का परिणाम यह हुआ कि मृत्यु दर में कमी आई, परंतु जन्म दर वैसी ही बनी रही। तो अतः इसे हम धीमी वृद्धि की अवस्था के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट 1951 से 1980। 1951 देश आज़ाद हुआ, परिवहन संचार साधनों का विस्तार हुआ, चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार हुआ, शिक्षा सुविधाओं में वृद्धि हुई। इन सब का परिणाम यह हुआ कि मृत्यु दर कमी हुई और जन्म दर में हमें वृद्धि देखने को मिली। इसके अलावा बांग्लादेश, नेपाल, तिब्बत, पाकिस्तान जैसे देशों से लोगों के आने के कारण भी जनसंख्या के स्वरूप में थोड़ा उभार हमें देखने को मिला। 1981 से वर्तमान। दोस्तों 1981 से वर्तमान इस काल को कहते हैं हम घटती वृद्धि की अवस्था। 1981 के बाद से जनसंख्या के स्वरूप में प्रति व्यक्ति कमी आती चली गई। सरकार द्वारा हम दो हमारे दो का नारा दिया गया, परिवार नियोजन सुविधाओं का विस्तार हुआ, स्त्री शिक्षा पर फोकस किया गया। इसके अलावा लोग भी जागरूक हुए। उन सब का परिणाम यह हुआ कि जनसंख्या में भारत में भी धीरे धीरे कमी आती चली जा रही है और उम्मीद आने वाले कुछ सालों में जनसंख्या वृद्धि का स्वरूप भारत में काफ़ी हद तक सीमित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में किशोर जनसंख्या। किशोर वर्ग, किशोर 10 से 19 वर्ष तक की अवस्था को हम किशोर वर्ग के नाम से जानते हैं। भारत में किशोर वर्ग कुल आबादी का वर्तमान में 20.9% यानी 21% है। तो एक देश के लिए युवा वर्ग का होना बहुत अच्छा संकेत है। शर्त इस बात की है कि युवा वर्ग को हम सही ढंग से जानकारी प्रदान करें, मार्गदर्शन प्रदान करें और उस अच्छे स्वरूप में आगे बढ़ाएं। परंतु उन सब के बावजूद भी देश में युवा वर्ग के सामने कुछ चुनौतियां हैं, जैसे स्त्री अशिक्षा, बाल विवाह, गलत संगत में पड़ जाना, नशीले पदार्थों का सेवन करना, पोषक तत्वों की कमी, अपंगता, ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिससे आज हमारा किशोर वर्ग तरह तरह की चुनौतियों से जूझ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं कि किशोर वर्ग के उत्थान के लिए सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं या कार्यक्रम चलाए हैं। तो किशोर जो हमारे देश का एक आधार है, उस युवा वर्ग के उत्थान के लिए आरंभ से हमने तरह तरह कार्यक्रम चलाए हैं। जैसे एनसीसी नेशनल कैडेट कॉर्प्स 1948 में निर्माण किया, एनएसएस नेशनल सर्विस स्कीम 1969 में बनाया ताकि बच्चों को समाज कार्यों की तरफ प्रेरित किया जा सके, और एनसीसी बच्चों में सैनिक गुणों को विकसित किया जा सके। स्काउट एंड गाइड 1950, नेहरू युवा केंद्र 1972, वो 1989 में वोट डालने की आयु को 18 साल कर देना ताकि युवा वर्ग देश की राजनीति में रुचि ले और देश के विकास से संबंधित गतिविधियों में अपना योगदान दे। इसके अलावा राष्ट्रीय युवा नीति 2014, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015। तो दोस्तों अलग अलग तरह के कार्यक्रम हमने किशोर वर्ग के उत्थान के लिए चलाए हैं। हेलो दोस्तों, अब हम आपको जनसंख्या वितरण घनत्व, वृद्धि और संगठन पार्ट 2 के बारे में बताएंगे, जिसमें हमने 5 टॉपिक या क्वेश्चंस लिए हैं। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत में जनसंख्या संगठन का स्वरूप कैसा है। क्या है जनसंख्या संगठन? तो जनसंख्या संगठन वह स्थिति है जिसके अनुसार एक देश में जनसंख्या के अंतर्गत ग्रामीण नगरीय स्वरूप कैसा है, धार्मिक स्वरूप कैसा है, भाषाई स्वरूप कैसा है, उन सबको जानने की कोशिशें करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे सामने भारत में जनसंख्या संगठन। सबसे पहला क्वेश्चन हमने लिया है कि भारत में ग्रामीण नगरीय संगठन का स्वरूप। देश में वर्तमान समय में 6,40,867 गांव हैं। देश के गांवों में लगभग 68.8% जनसंख्या मौजूद है या रहती है। बिहार, सिक्किम, गोवा, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में ग्रामीण जनसंख्या काफ़ी अधिक है। इसके अलावा यूटी केंद्र शासित प्रदेशों में दादरा और नागर हवेली में ग्रामीण जनसंख्या अधिक है, जबकि अन्य यूटी में ग्रामीण जनसंख्या काफ़ी कम है।
देश के उत्तरी पूर्वी राज्यों के गांवों को यदि देखें तो उनमें एक गांव में 200 या इससे कम लोग रहते हैं, जबकि महाराष्ट्र, केरला जैसे राज्यों को देखें तो वहाँ एक गांव में करीब 17,000 तक लोग पाए जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि गांव में जनसंख्या का स्वरूप भी राज्य के अनुसार अलग अलग है, जबकि नगरीय जनसंख्या का कुल अनुपात 31% है। जब अगर हम नगरीय जनसंख्या के रूप को देखें तो हम पाएंगे कि लगभग सभी राज्यों में और यूटी में जनसंख्या वृद्धि में लगातार वृद्धि हुई है। ये नगरीय जनसंख्या का बढ़ना कुछ हद तक परिवहन, संचार सेवाओं का बढ़ना, रोजगार सेवाओं का बढ़ना जिम्मेदार है। दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने है भारत में धार्मिक संगठन। भारत विविधताओं वाला एक देश जहां अलग अलग धर्मों के लोग मौजूद हैं। भारत में हिंदू धर्म 79.8%, मुस्लिम धर्म 14.2%, ईसाई 2.3%, सिख 1.7%, बौद्ध 0.7%, जैन 0.4% और अन्य 0.9% के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों, हम कह सकते हैं कि भारत में अलग अलग धर्मों का स्वरूप मौजूद है। इसी तरह भाषाई संगठन की जब बात आती है, भाषाई संगठन, भारत जनसंख्या की दृष्टि से एक बड़ा देश, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान, इसके अलावा विविधताओं का संगम वाला देश। गियर्सन एक विद्वान जिन्होंने 1903 से 1928 के बीच भारत में 179 भाषाओं और 544 बोलियों का उल्लेख किया। आज भारत में 22 अनुसूचित भाषाएं हैं, जिनमें हिंदी सर्वाधिक बोली जाती है, जबकि लघुत्तम भाषाओं में संस्कृत, बोडो और मणिपुरी जैसी भाषाएं आती हैं। भारत में 4 भाषा परिवार मौजूद हैं। भारत में 4 भाषा परिवार मौजूद है, जिनमें भारतीय यूरोपीय या भारतीय आर्य भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, आग्नेय आस्ट्रिक जिनमें मुंडा और मान खमेर जैसे लैंग्वेज है, जबकि चीनी तिब्बती जिनमें J&K, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्य आते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारे सामने है आर्य भाषा परिवार। 73% लोग आर्य भाषा परिवार को बोलते हैं, जिनमें गुजराती, हरियाणवी, भोजपुरी, मैथिली, हिंदी, कश्मीरी, पंजाबी जैसी भाषाएं मौजूद हैं। जबकि द्रविड़ भाषा परिवार साउथ इंडिया के अंदर मौजूद है, जिसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम जैसी भाषाएं मौजूद हैं। आग्नेय आस्ट्रिक के अंतर्गत मुंडा, मान खमेर, मेघालय जैसे राज्यों में प्रचलित है, जबकि चीनी तिब्बती जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में मौजूद है। तो दोस्तों, हमने पढ़ा भारत में जनसंख्या संगठन का स्वरूप, ग्रामीण नगरीय संगठन, धार्मिक स्वरूप और प्लस भाषाई स्वरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि भारत में श्रमजीवी जनसंख्या का संगठन कैसा है। तो भारत में श्रमजीवी जनसंख्या को 3 भागों में बांटते हैं: मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक और गैर श्रमिक। मुख्य श्रमिक जो साल में 183 दिन से ज़्यादा काम करता है, उसे हम मुख्य श्रमिक के रूप में जानते हैं। सीमांत श्रमिक जो वर्ष में 183 दिन से कम काम करता है, जबकि गैर श्रमिक जो रोजगार कार्यों में संलग्न नहीं है या जिसे रोजगार नहीं मिल रहा। भारत में मुख्य और सीमांत श्रमिकों की संख्या 39.8% है, जब गैर श्रमिकों की संख्या 60% है, जिससे पता चलता है कि देश में बेरोजगारी का स्वरूप एक बड़े पैमाने पर मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रम की प्रतिभागिता दर। क्या है श्रम की प्रतिभागिता दर? तो श्रम की प्रतिभागिता दर के अंतर्गत हम देखते हैं कि एक देश में काम करने वाले लोगों का स्वरूप कैसा है और कैसा नहीं है। श्रमजीवी जनसंख्या का स्वरूप गोवा 39%, दादरा 49%, जबकि हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में भी श्रमजीवी जनसंख्या अधिक है। दोस्तों, इसके पीछे मुख्य कारण श्रम की प्रतिभागिता दर आमतौर पर उन क्षेत्रों में ज़्यादा है जहां आर्थिक विकास के निम्न क्षेत्र है, यानी रोजगार सुविधाएं अधिक मात्रा में नहीं है, तो वहाँ श्रमजीवी जनसंख्या अधिक रूप में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है श्रम शक्ति के कितने सेक्टर हैं या आर्थिक क्षेत्र कितने रूप में? तो श्रम शक्ति के अंतर्गत 3 सेक्टर हमें देखने को मिलते हैं: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र जिसमें कृषि, खनन, पशुपालन जैसे, मछली पालन जैसी गतिविधियां शामिल हैं। आज देश की आबादी का 54.6% हिस्सा प्राथमिक गतिविधियों में लगा हुआ है, जबकि द्वितीय गतिविधियों के अंतर्गत हम उद्योगों को, जिसमें कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, बड़े पैमाने के उद्योग आदि को शामिल करते हैं, जिनमें 3.8% पब्लिक मौजूद है। जबकि तृतीयक सेवाओं के अंतर्गत
अलग अलग सर्विसेज को शामिल करता है, जिसमें शिक्षा सेवाएं, परिवहन सेवाएं, संचार सेवाएं, बैंकिंग सेवाएं, बीमा सेवाएं जैसे शामिल हैं। दोस्तों इसमें 41.6% जनसंख्या संलग्न है या मौजूद है। नए क्वेश्चन हमारे सामने है, क्या है जेंडर संवेदनशीलता? तो जेंडर संवेदनशीलता वह स्थिति है जिसके अनुसार महिलाओं के प्रति, बालिकाओं के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ाने की कोशिशें की जाती हैं। दोस्तों भारत एक पितृप्रधान देश है, लेकिन समय के साथ साथ उस सिचुएशंस में चेंजिंग आ रही है। ये कारण महिला वर्ग को तरह तरह के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। जेंडर संवेदनशीलता को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग कार्यक्रमों को समय समय पर चलाया गया, जैसे 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग का निर्माण करना, 1992 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा स्थानीय संस्थाओं, ग्राम पंचायतों और नगर निगम में महिलाओं को 33% स्थान आरक्षित करना, 2001 में महिला सशक्तिकरण वर्ष को घोषित करना, 2005 में घरेलू हिंसा विरोधी अधिनियम को बनाना, इसके अलावा घरेलू संपत्ति में महिलाओं को हिस्सा प्रदान करना, 2014 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम को चलाना। तो दोस्तों जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन लेसन आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।